आप सबों का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले सेकेंडरी एग्जामिनेशन, मतलब सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोले तो 10वां का एग्ज़ाम हम लोग इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में जो हम लोग देखेंगे वो सामाजिक विज्ञान। ठीक है, सामाजिक विज्ञान इसमें हम लोग देखने वाले हैं। जो आपका परीक्षा होगा, नेक्स्ट एग्जाम जो आपका है वो सामाजिक विज्ञान ही है ना। संस्कृत के बाद सामाजिक विज्ञान है। तो चलिए हम लोग सामाजिक विज्ञान का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आपका संस्कृत के बाद सामाजिक विज्ञान, और सामाजिक विज्ञान बहुत लोगों के लिए टफ लगता है, इसीलिए चलिए हम लोग अच्छे तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन, सब कुछ एक एक करके बारीकी से समझेंगे, देखेंगे और जानेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन के ऊपर जाने से पहले आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को फटाफट लाइक अवश्य कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि दिया गया है यहाँ पे, कहता है कि फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था। तो फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था, तो 1830 में हुआ था। कब हुआ था? 1830 में। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर दिया गया यहाँ पे एक में है 1830। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, थोड़ा सा जूम थोड़ा कम कर लेते हैं हम। दिया गया है, निम्न में से किसका विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्रकृति इकाई थी। ठीक है, तो किसका विश्वास था? तो ये जो विश्वास था वो ज्यूसेppe मैत्सिनी का था। किसका था? ज्यूसेppe मैत्सिनी का। ठीक है, जो 3 में दिया गया है। ठीक, आगे देखिए दिया गया, कहता है कि निम्न में से कौन सी घटना पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया। तो राष्ट्रीय भावनाओं का संचार करने वाला कौन था? तो यहाँ पे आप देखिएगा, तो दिया गया यूनान के स्वतंत्र संग्राम जो है। ठीक है, यूनान के स्वतंत्र संग्राम जो 2 में दिया गया है। ठीक, आगे देखिए, आगे दिया गया, कहता है 1848 में यूरोपीय देशों के किसान मजदूर किन कारणों से विद्रोह कर रहे थे। तो किन कारणों से विद्रोह कर रहे थे, तो ऑप्शन दिया हुआ यहाँ पे, वो जो विद्रोह कर रहा था उसका रीजन था भूखमरी था, बेरोजगारी था, गरीबी था, इनमें से सभी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, निम्न में से किसने अपने उद्देश्यों के प्रसार के लिए यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन का गठन किया था। तो यंग इटली नामक गुप्त संगठन का जो गठन करने वाला था वो था ज्यूसेppe मैत्सिनी। ठीक है, जो ऑप्शन 2 में दिया गया है। आगे देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में रक्षा व्यय में भारी इजाफा होने के कारण खर्चों की भरपाई के लिए निम्न में से क्या किया गया। तो क्या किया गया, तो देखिए यहाँ पे युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए। युद्ध के नाम पर क्या हुआ कि कर्जा लिया गया। ठीक है, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया, और यहाँ पे आप देखते हैं कि करों में वृद्धि कर दी गई। तो इनमें से सब कुछ किया गया था, तो आपका 4 सही होगा। ठीक है, ऑप्शन इनमें से सभी। ठीक है, आगे दिया गया है, देखिए प्रश्न नहीं दिख रहा है ना, यहाँ है दिया हुआ है कि अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है, यह विश्वास किनका था, ये प्रश्न है। ठीक है, तो यह विश्वास किसका था, तो महात्मा गांधी का था। ठीक है, यहाँ पे महात्मा गांधी लिखा हुआ है ना, इसी का था। चलिए आगे देखिए, दिया गया है, फिर यहाँ पे नहीं दिख रहा है क्या है, बाग मैदान में अमृतसर के गांव वाला बाल, इसमें हो जाएगा जलियांवाला बाग, वही अमृतसर है ना, जलियांवाला, इस जगह पे जलियांवाला लिख रहा है। जलियांवाला बाग मैदान में अमृतसर के गांव, ठीक है, गांव वाले लोग किस मेले में शिरकत करने के लिए जमा हुए थे। तो वैसाखी जो है ना, क्या है आपका, वैसाखी मेला में जमा हुआ था। तो आपका ऑप्शन 1 में ही दिया गया है, वैसाखी। ठीक, चलिए आगे देखिए, आगे दिया गया, कहता है महात्मा गांधी द्वारा वायसराय इरविन को लिखे खत में सबसे महत्वपूर्ण मांग किस वस्तु पर किया गया और खत्म करने के बारे में था। मतलब देखिए यहाँ पे इसका कह रहा है, महात्मा गांधी द्वारा वायसराय इरविन को लिखे खत में सबसे महत्वपूर्ण मांग किस वस्तु पर लगाए गए कर को खत्म करने के बारे में था। तो जो पहला कर था वो था क्लॉथ, नमक, माफ कीजिएगा, साल्ट। ठीक है, नमक, आपका नमक होगा। ठीक है, चलिए आगे दिया गया, कहता है हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हिंद स्वराज के लेखक जो है वो महात्मा गांधी खुद हैं। ठीक है, तो महात्मा गांधी है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे दिया गया, कहता है कि जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है। तो जर्मनी का एकीकरण का श्रेय जो है वो दिया जाता है
विलियम्स, फ्रेडरिक लुइस या फिर ओटोमन बिस्मार्क जो 3 में दिया गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे दिया हुआ चोरी चोरा कांड किस वर्ष हुआ था? तो चोरी चोरा कांड जो हुआ था वो आप 1922 में किए थे। ठीक है, 1922 में। कब? 1922 में हुआ था चोरी चोरा कांड। ठीक। पवन द्वारा मैदान, इन विच चोरी चोरा कांड, पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो पवन मृदा, माफ कीजिएगा, मृदा अपर्दन, पवन अपर्दन जिसको कहते हैं हम लोग, है ना। तो क्या कहते हैं? मृदा अपर्दन, मृदा अपर्दन। ठीक। आगे देखिए। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, उनके नाम बताइए। तो उत्पत्ति के आधार पर जब संसाधन को 2 भागों में बांटा जाता है तो उसका जो नाम है जैव और अजैव, जैव और अजैव। ठीक है, चलिए आगे देखिए। निम्न में से किस मृदा को रेगुड़ मृदा भी कहा जाता है? तो रेगुड़ मृदा किसको कहा जाता है? तो रेगुड़ मृदा जो कहा जाता है वो देखिए लेटराइट मृदा को। किसको? लेटराइट मृदा। ठीक है, जो लेटराइट मृदा 3 में दिया गया, रेगुड़ मृदा कहते हैं। जून 1992 में ब्राज़ील के किस शहर में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो रियो डी जेनेरो में किया गया था। कब? कहाँ किया गया था? रियो डी जेनेरो में किया गया था। ठीक है, आगे प्रश्न दिया गया है, कहता है निम्न में से भारत के किस राज्य में खनिजों और कोयले के प्रचुर भंडार है? तो आप सभी जानते हैं झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ये झारखंड तो फिक्स है, रहेगा ही, आपका रहेगा। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ये जो है आपका सही आंसर है। ठीक, चलिए। भारत में भूमि का कितना प्रतिशत भाग भूमैदान के रूप में है? तो 33% या फिर आपका 43%। तो इसमें देखिए 43% होगा सही आपका। ठीक, आगे दिया गया है देखिए, और दिया गया है कि देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा खनिजों, जीवाश्म ईंधन और वनों के अपार संचय के रूप में किस क्षेत्र को जाना जाता है? तो यहाँ पे देखिए देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा खनिज, जीवाश्म ईंधन और वनों के अपार संचय के रूप में किस क्षेत्र को जाना जाता है? तो ये क्षेत्र जो होता है पठारीय क्षेत्र जाना। ठीक है, पठारीय। ठीक, चलिए आगे देखिए। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो गहन खेती, वनोन्मूलन, अधिक सिंचाई या पति पशुचारण। तो पंजाब का जो केस है इसमें से आपका अधिक सिंचाई होता है। क्या होता है? अधिक सिंचाई। ठीक, चलिए, तो इसमें हम लोग जो भी प्रश्न देखे सभी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग सब्जेक्टिव के ऊपर स्विच करते हैं। प्रश्न दिया गया है कि जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन करें। तो जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन करना है। तो फ्रैंकफर्ट संसद के प्रयास, जर्मन में राष्ट्रवाद, पहला है आपका ये। ठीक है, फ्रैंकफर्ट संसद के प्रयास पहला रीज़न है। अब इसमें आप लोग लिख सकते हैं क्या कि जर्मन में राष्ट्रवादी भावनाओं मध्य वर्ग के लोगों में अधिक थी। उन्होंने सन 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न क्षेत्र को जोड़कर एक निर्वाचित संसद, फ्रैंकफर्ट संसद द्वारा राष्ट्रीय शासकीय राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया। ठीक है, तो इस प्रकार से पहला कि जर्मन का एकीकरण का प्रक्रिया का वर्णन करना। तो पहला तो फ्रैंकफर्ट संसद का प्रयास हुआ। दूसरा पर्सा का नेतृत्व तथा बिस्मार्क की भूमिका। दूसरा क्या है? पर्सा का नेतृत्व और बिस्मार्क की भूमिका। ठीक है, तीसरा जो आप इसमें लिखेंगे, तीसरा आपका हो जाएगा कि जर्मन साम्राज्य की घोषणा वो 18 जनवरी 1871 को बिस्मार्क ने वायसराय के शीश महल में विलियम प्रथम को नवीन जर्मन साम्राज्य का सम्राट घोषित किया। एकीकरण के पश्चात नए जर्मन राष्ट्र में मुद्रा, बैंकिंग, कानूनी तथा न्यायिक व्यवस्थाओं के आधुनिकीकरण पर बल दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली जो है जर्मनी का एकीकरण की प्रक्रिया में फ्रैंकफर्ट संसद है, पर्सा का नेतृत्व, बिस्मार्क का भूमिका और जर्मन सम्राट की घोषणा, ये है इसमें इम्पोर्टेंट। ठीक है, जर्मनी का एकीकरण करने के लिए। आगे दिया गया है ब्रिटेन वुड्स समझौता। ठीक है, प्रश्न है देखिए यहाँ पे, युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को ब्रिटेन वुड व्यवस्था भी कहा जाता है। क्यों? तो ब्रिटेन वुड्स समझौता क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात
विश्व की विखंड अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए 1944 में अमेरिका में स्थित न्यू हैम्पशायर के ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में सहमति बनी थी। इसे ही ब्रिटेन वुड्स समझौता कहा जाता है। ठीक है, ब्रिटेन वुड्स समझौता समझ गए। आगे दिया कि इस समझौते का उद्देश्य औद्योगिक विकास में आर्थिक स्थिरता तथा संपूर्ण रोजगार को बनाए रखना था। ठीक है, ये था ब्रिटेन वुड्स समझौता का ये। ठीक है, युद्ध के पूर्व तथा युद्ध के दौरान सदस्यों के विदेश व्यापार में घाटे से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको अभी भी हम लोग चलाते कहते हैं IMF, की स्थापना की गई है। ठीक है, इस प्रकार युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए मुद्रा का इंतजाम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास फंड डेवलपमेंट बैंक का गठन किया गया। इसे सामान्य रूप से विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है। तो विश्व बैंक का ही नाम जो है, अगर कहीं पे लिखा रहे कि विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, यह है इसका नाम, विश्व बैंक का नाम। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग ब्रिटेन वुड्स समझौता के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए। दिया गया है यहाँ पे, देखिए कि वर्नाक्यूलर या देसी प्रेस एक्ट पर टिप्पणी लिखें। तो देखिए यहाँ पे इसके ऊपर जब टिप्पणी लिखना है तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या था, तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में पारित किया गया था। इसके द्वारा अंग्रेज भारतीय प्रेस की आज़ादी पर अंकुश लगाना चाहते थे। ये एक्ट के द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या था कि ये एक्ट पास करके जो भी भारतीय प्रेस थे उसकी आज़ादी पर लिखने के, जिस तरह से अभी आज़ादी के ऊपर ब्रेक लग गया है ना, मतलब कि ब्रेक नहीं लगा, कहने का माने मेरा ये कि ब्रेक लगाना चाह रहा है, उसी तरीके से ब्रेक उस समय भी वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था। ठीक है, फिर आगे दिया गया कि इस कानून के द्वारा सरकार को किसी भी खबर और संपादकीय को सेंसर करने का व्यापक अधिकार मिल गया। सरकार के खिलाफ विचारों को दबाना इसका प्रमुख उद्देश्य था। तो जो सरकार के खिलाफ जो कुछ बोलता था उसको दबा देना, ये प्रमुख उद्देश्य था किसका, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का। ठीक है, सरकार के विभिन्न प्रदेशों से छपने वाले भाषीय अखबारों पर कड़ी नज़र रखने की व्यवस्था की। किसी आपत्तिजनक समाचार के प्रकाशन पर पहले अखबार को चेतावनी दी जाती थी तथा चेतावनी पर ध्यान नहीं देने पर अखबार की छपाई की मशीन को छीन ली जाती थी। तो ये था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप उम्मीद करते कि आप इसे अवश्य देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे दिया हुआ है कि बहुउद्देशीय परियोजना के लाभ बताएं। तो बहुउद्देशीय परियोजना के लाभ भी है और हानि भी है। तो इस वीडियो में हम लोग लाभ देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हानि भी इसका हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो बहुउद्देशीय परियोजना के लाभ बताएं। तो नदी घाटी परियोजना का क्या लाभ है, ये भी हो सकता है। नदी घाटी परियोजना का क्या है, तो बहुउद्देशीय परियोजना का लाभ निम्न है। पहला है, बहुउद्देशीय परियोजना उन क्षेत्रों में जल लाती है जहां जल की कमी होती है। बहुउद्देशीय परियोजना क्या करती है कि उस क्षेत्र में जल लेके जाता है जहां पे जल ना है। ये परियोजना जल बहाव को नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू पाता है या पाती है। तो ये परियोजना जो है, बहुउद्देशीय परियोजना का पहला रीजन है कि उस क्षेत्र में पानी लेके जाएगा जहाँ पे पानी नहीं है। दूसरा, बाढ़ वाले क्षेत्र में वो लेके जाएंगे। ठीक है, बाढ़ को काबू करती है। तीसरा, बहुउद्देशीय परियोजना उद्योगों तथा घरेलू उपयोगों के लिए विद्युत पैदा करती है। ये तीसरा है कि उद्देशीय परियोजना जो है वो घरेलू, ठीक है, उद्योगों तथा घरेलू उपयोगों के लिए विद्युत बनाती है। इन परियोजनाओं से नहर निकलकर भूमि की सिंचाई की जाती है। बहुउद्देशीय परियोजना अंततः स्थलीय जल जीवन में सहायक होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग बहुउद्देशीय परियोजना के लाभ लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि रोपण, ठीक है, रोपण कृषि क्या है, इसकी विशेषता बताएं। रोपण कृषि बड़े बड़े आकार के फार्मों पर की जाती है। इस कृषि में वैज्ञानिक विधि, मशीनों, उर्वरक, अधिक पूंजी का प्रयोग किया जाता है। इसमें बागानों में बड़ी संख्या में कुशल श्रमिक काम करते हैं। रोपण कृषि की मुख्य फसलें रबड़, चाय, कहवा, कोको, गन्ना, नारियल, केला ETC होता है। रोपण कृषि व्यावसायिक महत्व का होता है। ठीक है, ये एक बिजनेस की तरीका होता है। तो इसमें जो भी प्रश्न हम लोग देखें, MCQ देखें, मतलब कि आप कह सकते हैं कि हाँ MCQ प्रश्न देखें, वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखें और लॉन्ग प्रश्न देखें। ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा और एक बार और रिमाइंड करके आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, नहीं तो एक बार देख लिया तो बहुत अच्छी बात है, याद जरूर रखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नए पार्ट लेकर, तब तक आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद।